Jai Hind everyone. Welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our series of CDS through MCQs. In this series, we shall cover your entire syllabus of CDS examination. The entire syllabus of CDS examination through MCQs. Now currently अभी हमारा पॉलिटी का टॉपिक चल रहा है, तो पॉलिटी में डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं, डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, उनको हम कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यूज. नाउ आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम दो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं पॉलिटी के थ्रू एमसीक्यूज. व्हिच आर दोस टॉपिक्स? वेल, नंबर वन इज सिटीजनशिप एंड द अदर इज फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक होगा वो हम कल कवर करेंगे, कल के लेक्चर में कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यूज. पर आज के लेक्चर में वील कवर सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. All right. So without further ado, let's begin with 5 MCQs of citizenship. All right. Okay. Question number 1. In India, the concept of single citizenship is adopted from England, USA, Canada, France. Well, to be honest, USA में तो dual citizenship है. Now, dual citizenship का मतलब क्या होगा कि you can be a citizen of America and your state also. यूएसए में ऐसा सिस्टम है कि अगर आप टेक्सास के रहने वाले हो तो आपके पास टेक्सास की भी सिटीजनशिप है, स्टेट्स की भी सिटीजनशिप होती है और यूएसए की भी सिटीजनशिप होगी. तो यूएसए तो बिल्कुल नहीं है. हां, कनाडा में सिंगल सिटीजनशिप है और फ्रांस में भी है और इंग्लैंड में भी है. ना आपसे पूछा गया है कि इंडिया ने किस कंट्री को अडॉप्ट करा है फॉर सिंगल सिटीजनशिप. ना जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया का ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया की जो पॉलिटी है, वो ज्यादातर इंस्पायर्ड है फ्रॉम यूके, यूनाइटेड किंगडम. तो यूके में जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है उसी से ही इंडिया इंस्पायर हुआ था और इंडिया ने बहुत सारे रीजंस की वजह से, बहुत सारे कारणों की वजह से ये यूके का मॉडल अडॉप्ट कर लिया था, मॉडल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, कि आप बस इंडियन सिटीजन हो, आपके कोई स्टेट स्पेसिफिक सिटीजनशिप नहीं है, आप बस एक इंडिया के सिटीजन हो, आप कहीं भी रह सकते हो. क्लियर? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, इंग्लैंड. ऑलराइट. तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है एंड बाय सिंगल सिटीजनशिप मतलब कि आप बस इंडिया के सिटीजन हो, पीरियड. क्वेश्चन नंबर 2. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिटीजनशिप इन इंडिया. द क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट. ओके. An Indian citizen can voluntarily relinquish citizenship. Now, which of the above statements is are true? Now, citizenship के बारे में ना कॉन्स्टिट्यूशन ने बस एक ही चीज बोली है. आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 में सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं, पर वो पता कि इनके लिए दी हुई हैं, उनके लिए हु शैल बी द सिटीजंस ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका कमेंस किया जा रहा था 26 जनवरी 1950, उस समय कौन लोग सिटीजन हो सकते हैं और कौन से लोग सिटीजन नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ उसके बारे में लिखा है. कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फ्यूचर में कौन सिटीजन होगा, कौन नहीं सिटीजन होगा, वो सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है पार्लियामेंट को. पार्लियामेंट शैल डिसाइड द सिटीजनशिप सिस्टम ऑफ इंडिया, कि इंडिया में कैसे सिटीजनशिप मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, सारा कुछ आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है पार्लियामेंट डिसाइड करेगा. कॉन्स्टिट्यूशन ने बस सिटीजनशिप के बारे में प्रोविजंस दिए थे फॉर only those people who want to become citizens of India at the commencement of the constitution. जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस समय के सिटीजनशिप के प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. उसके बाद जो भी प्रोविजन होंगे पार्लियामेंट के पास पूरी फ्रीडम है. So the criteria for citizenship can be amended by a simple majority in the parliament. क्यों? क्योंकि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से लॉ बनाए और उस लॉ को पास करने के लिए पार्लियामेंट में 50% मेजॉरिटी ही चाहिए, राइट? और उस लॉ को जब पार्लियामेंट ने पास करी है तो वही सिटीजनशिप के सारे प्रोविजंस हैं. पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है थ्रू लॉ. तो सिटीजनशिप के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा, कॉन्स्टिट्यूशन का तो बस है कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक, उसके बाद पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है एंड पार्लियामेंट बाय अमेंडिंग सिटीजनशिप एक्ट
through simple majority can change the provisions of citizenship. तो वो पार्लियामेंट के पास पावर है, ये बिल्कुल सही है. An Indian citizen can voluntarily relinquish यानी कि give up his or her citizenship. ये बिल्कुल सही है. सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप लूज करने के बहुत सारे तरीके हैं, टर्मिनेशन और वॉलंटरीली आप रिलैंक्विश कर देते हो. तो अगर आप खुद से इन राइटिंग लिख देते हो कि आई डोंट वांट टू बी एन इंडियन सिटीजन एनी मोर, ठीक है, बिकॉज आपको कहीं और की सिटीजनशिप मिल गई, तो इफ यू वॉलंटरीली गिव अप योर सिटीजनशिप यू कैन डू सो. तो ये भी करेक्ट है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी बोथ. क्वेश्चन नंबर 3. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन इंडिया सिटीजन्स बाय बर्थ as well as naturalized citizens are eligible for the office of president. Okay. Foreigners staying in India do not have to oblige by fundamental duties. Okay. The constitution does not prescribe any qualifications for citizenship. Now, which of the above statements is are correct? Now, India में पता क्या है, देखो citizenship लेने के ना बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखें कि by descent आप सिटीजनशिप ले सकते हो, बाय बर्थ, बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न इन इंडिया ले सकते हो, आप रजिस्टर करके सिटीजनशिप ले सकते हो, या यू कैन बी अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन. ठीक है. नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो यू कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जरूरी नहीं है कि आप बाय बर्थ ही सिटीजन होने चाहिए. जैसे यूएसए में पता है क्या है, यूएसए में अगर आप जो इंडिया में पैदा हुए हो यूएसए जाके यूएसए की सिटीजनशिप ले लेते हो तो आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते. ठीक है. यूएसए में ये कैटेगोरिकली मेंशन्ड है कि ओनली दैट पर्सन कैन बिकम प्रेसिडेंट जो सिटीजन बाय बर्थ है, जो अमेरिका में पैदा हुआ है वही सिटीजन बन सकता है. पर इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है. इंडिया में है कि आप सिटीजन हो चाहे कैसे भी हो, चाहे बाय डिसेंट हो, बर्थ हो, रजिस्ट्रेशन हो, नेचुरलाइज हो, यू कैन रन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. तो यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. चाहे बर्थ हो चाहे नेचुरलाइज हो, यू कैन बी प्रेसिडेंट. फॉरेनर्स स्टेइंग इन इंडिया डू नॉट हैव टू ऑब्लाइज बाय फंडामेंटल ड्यूटीज. बिल्कुल सही. फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी सिटीजन्स के लिए दी गई थी. तो जो फॉरेनर्स इधर रह रहे हैं उन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज से ऑब्लाइज करने की जरूरत नहीं. एब्सोल्युटली करेक्ट. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी क्वालिफिकेशन फॉर सिटीजनशिप. एब्सोल्युटली रॉन्ग. देखो, क्वालिफिकेशन फॉर सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब करी है फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 8. और वो किन सिटीजन्स के लिए करी है? एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब क्या कौन इंसान इज क्वालिफाइड फॉर बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब करी है. हां, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि फ्यूचर में कौन इंसान किस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप सिटीजन बन सकते हो वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा. पर एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दीज आर द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच यू कैन बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया. Right? So there are qualifications prescribed in the constitution itself, though they are prescribed for only for citizens during the commencement of the constitution. So this statement is wrong, and the answer is A. All right. Question number 4. In India, the provisions of double citizenship से related कुछ points हैं. आपने बताना है कि कौन सा सही है. In India, the provision of double citizenship is provided to select class of foreign investors on strategic grounds. Okay, applies to all Indian diplomats serving outside. Okay, applies to minors of Indian diplomats born outside India. Okay, does not exist as Indian laws and constitution provides for only single citizenship. Now, ध्यान से सुनना. ये statement ना partially true है कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है. इंडिया ओनली अलाउज सिंगल सिटीजनशिप. आप इंडिया के ही सिटीजन हो और एट द सेम टाइम आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया के भी सिटीजन हो, यूएसए के भी सिटीजन हो. आपके पास डुअल सिटीजनशिप नहीं हो सकती. इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है. यू कैन आइदर बी सिटीजन ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ यूएसए. यू हैव टू चूज वन. ठीक है, यही है इंडिया में. बट एक एक्सेप्शन है. अगर कोई इंडियन डिप्लोमैट, कोई इंडियन एम्बेसडर यूएसए में पोस्टेड है और उसका वहां बेटा पैदा होता है, बेटा या बेटी पैदा होती है, और वो वहां माइनर है, अभी 18 की उम्र नहीं उन्होंने टच करी है, राइट? तो वो वहां पे पैदा भी हुए हैं, वहां पे रह भी रहे हैं, और वो उसकी जो एम्बेसडर है उनकी पोस्टिंग यूएसए में ही है या किसी भी फॉरेन कंट्री में. तो वहां पे जो उनका बच्चा होगा ना, उसको अमेरिकन पासपोर्ट मिलेगा, एंड ही कैन बी इंडियन सिटीजन ऑल्सो. टिल द एज ऑफ 18 ही कैन होल्ड
2 सिटीजनशिप्स, अमेरिकन भी इंडियन भी। हाँ, 18 के बाद व्हेन ही इज ऑफ लीगल माइंड एंड कैपेसिटी, तो उनसे पूछा जाएगा कि आपको एक सिटीजनशिप गिव अप करनी पड़ेगी, या इंडिया के बनो या यूएसए के बनो। बट टिल द टाइम यू आर माइनर, आप डुअल सिटीजनशिप होल्ड कर सकते हो। नाउ ये एक एक्सेप्शन है, दैट्स इट, और कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप ही है। नाउ ये एक्सेप्शन है, इट अप्लाइज टू माइनर्स ऑफ इंडियन डिप्लोमैट्स बोर्न आउटसाइड इंडिया। तो ये है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन कैन बी टर्मिनेटेड, गवर्नमेंट खत्म कर सकती है, इफ अ पर्सन वॉलंटरली acquires the citizenship of some other country. Okay. A person who has become a citizen through registration is sentenced to imprisonment for not less than 10 years within 5 years of his registration. Okay. The government of India is satisfied that the citizenship was obtained by fraud. Okay. A person who is citizen by birth indulges in trade with an enemy country during war. ठीक है। नाउ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अमंग दीज 4 स्टेटमेंट्स कौन सी सही है? वेल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यू कैन नॉट होल्ड टू सिटीजनशिप ऑफ 2 कंट्रीज एट द सेम टाइम। इंडिया के अगर आप सिटीजन हो, ठीक है, वो सिर्फ माइनर्स को अप्लाई होता है। तो अगर आप इंडिया में वॉलंटरली अपनी इंडियन सिटीजनशिप गिव अप करे बगैर यूएसए की सिटीजनशिप ले लेते हो, तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। सो इफ यू वॉलंटरली अक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री, योर इंडियन सिटीजनशिप गेट्स टर्मिनेटेड automatically. So this is true. Then next, a person who has become a citizen through registration is sentenced to imprisonment for not less than 10 years within 5 years of his registration. Now ये statement बिल्कुल सही होती अगर यहां 10 की जगह 2 years लिखा होता। That's it. A person who has become a citizen through registration is sentenced to imprisonment for not less than 2 years within 5 years of registration. ये statement सही है, पर इधर लिखा हुआ 10 years, so इसलिए ये गलत हो जाएगा। 2 साल का है। The government of India is satisfied that the citizenship was obtained by fraud. अगर गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि किसी ने इंडियन सिटीजनशिप बाय फ्रॉड ली है, तो गवर्नमेंट कैन टर्मिनेट, बिल्कुल सही। एंड अगर आप एनिमी कंट्री के साथ ट्रेड वगैरह करते हो जबकि हम उस कंट्री के साथ वॉर पे हैं, तब आप एक तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत कर रहे हो, राइट? हिंदुस्तान को धोखा दे रहे हो, इंडिया को धोखा दे रहे हो। तो उस सिचुएशन में अगर आप एनिमी के साथ ट्रेड करते हो, कुछ भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हो, तो इंडियन गवर्नमेंट हैज द राइट टू टर्मिनेट योर सिटीजनशिप। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी सी। चलो, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस दैट वुड बी फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज के क्वेश्चंस करने से पहले ना, लेट मी टेल यू वन थिंग। You need to remember all the 11 fundamental duties by heart. जितनी भी fundamental duties दी हुई है ना under Article 51A, वो सारी आपको याद रखनी है, because questions पूछे जाते हैं कि which of the following is not a fundamental duty, which of the following are fundamental duties. So you need to remember each and every fundamental duty by heart. ठीक है। बाकी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इट कम्स अंडर आर्टिकल 51A एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ऑलराइट, इसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्ट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑलराइट, ठीक है ना, ये तीनों चीजें अब आपको पता चल गई। चलो, लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is not a fundamental duty as enshrined in the Constitution of India? To value and preserve the rich heritage of our composite culture, okay. To safeguard public property and to abjure violence, okay. Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or ward, as the case may be, between the age of 6 and 14 years, okay. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, okay. To respect women and uphold India's rich culture. Now, इन पांचों में से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है एज रिटन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, एग्जैक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी ड्यूटी नहीं लिखी है? ये बिल्कुल लिखी है, ये भी लिखी है, ये भी लिखी है, ये भी लिखी है। नाउ फिफ्थ एग्जैक्टली इन वर्ड्स में नहीं लिखी है। विमेन के बारे में फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा हुआ है, पर वो पता क्या लिखा हुआ है? टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस derogatory
towards dignity of a woman. Dignity of women. ठीक है, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टुवर्ड्स डिग्निटी ऑफ अ वुमेन, मतलब वो सारी प्रैक्टिसेस हमारे सोशल स्ट्रक्चर की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो वुमेन की डिग्निटी को हार्म करती थी, जैसे सती प्रथा थी और बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है कई जगहों पे। तो ऐसे बहुत सारे सोशल इविल्स विच आर डेरोगेटरी टुवर्ड्स वुमेन, उन्हें रिनाउंस करना है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। रिस्पेक्ट विमेन भी ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है, बट एग्जैक्टली रिस्पेक्ट विमेन नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए दिस स्टेटमेंट वुड बी फॉल्स एंड नॉट पूछा हुआ है आपसे, सो ओनली 5, सी ऑप्शन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is a fundamental duty mentioned in article 51A of the constitution? To develop a spirit of inquiry, okay. To respect the national flag and national anthem, okay. To safeguard public property, to do charitable activities which promote social and economic equity. Now, इनमें से कौन सी आपकी are a fundamental duty mentioned in article 51A? To develop a spirit of inquiry and scientific temper, बिल्कुल है. To respect national flag and national anthem, बिल्कुल है. To safeguard public property, बिल्कुल है. To do charitable activities which promote promote social and economic equity, ये नहीं है. Alright, 1, 2, 3 इसका ऑप्शन होगा. क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 8. Which of these are not fundamental duties of an Indian citizen? To properly nourish his or her children, to safeguard national property, to defend the country and render national service when called upon. Now, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? सिलेक्ट, इसमें से चूज करना है 1 and 2 only, 3 only, 1 only, 2 and 3 only. Okay? To properly nourish his or her children, okay. सेफगार्ड नेशनल प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ये भी है. टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, नॉट पूछा हुआ आपसे, तो इसमें होगा 1 ओनली. ये नहीं दिया हुआ है, वैसे बोला हुआ है टेक केयर करना है. क्लियर? ये नहीं दिया हुआ, आप देखना फंडामेंटल ड्यूटी सारी. क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following is not a fundamental duty under part 4A of the Constitution? To pay taxes, national flag, environment, develop scientific and rational temper. Well, the correct answer to this would be to pay taxes on time. नहीं दिया हुआ fundamental duty में, though it should be your duty, but दिया नहीं हुआ है. Question number 10. Consider the following statements about fundamental duties. They are enforceable by law. They can be used by the courts for determining the constitutionality of any law that transgresses certain fundamental rights. Now, ये दोनों ही ट्रू हैं. ऑटोमेटिकली एनफोर्सिएबल नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, जस्टिशिएबल नहीं है, पर गवर्नमेंट बाय लॉ उन्हें एनफोर्स कर सकती है. एंड कोर्ट्स फंडामेंटल ड्यूटीज को यूज कर सकते हैं टू डिटरमिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सर्टेन एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रही हैं. ये भी बिल्कुल सही है. सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी, बोथ. इसी के साथ हमारे आज के 10 MCQs का खत्म होते हैं, जिन्होंने 2 टॉपिक्स कवर करे हैं पॉलिटी के फॉर योर CDS एग्जामिनेशन. दोस्तों, 2 टॉपिक्स बीइंग फंडामेंटल ड्यूटीज एंड सिटीजनशिप. ऑलराइट, ये 2 आई होप आपके अच्छे से कवर हो चुके हैं, आपने रिवीजन भी कर लिया या आप एक बारी पढ़ चुके हो, एंड यू वर एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ दीज MCQs. येट इफ यू फाउंड सम ऑफ दीज क्वेश्चंस डिफिकल्ट, आई एम होपिंग दैट डिस्कशन के थ्रू अब आपके लिए इजी हो गया होगा. Alright, chalo, that's it from my side, guys. I hope you enjoy today's lecture, and I hope you'll enjoy our future lectures as well. Well, they are useful for you, and they will definitely add value to your preparation. All the best, guys.